तो ये लास्ट वीडियो की कंटिन्यूशन है। तो नेक्स्ट इसी में जो टॉपिक है वो है व्हाट वैल्यू विल एडेड। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का। और ये भी वही सारे 13 पॉइंट है 1 to 13 जैसे जो कि पहले डिस्कस किए हैं कि नीड्स है, मार्केट है, स्ट्रेटजी है, प्री प्रोक्योरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन, RFQ, सप्लायर सिलेक्शन, RFQ, ITT, बिड। तो ये सारे पॉइंट किस तरह से वैल्यू किस तरह से ऐड कर रहे हैं। पहले हमने ये देखा था कि इनका पर्पस क्या है, इसका ये जो सारे पॉइंट है 1 to 13 जो सोर्सिंग प्रोसेस के 13 पॉइंट हैं या प्रोक्योरमेंट लाइफ साइकिल, प्रोक्योरमेंट साइकिल के 13 पॉइंट हैं, इनका पर्पस क्या था ये पिछली वीडियो में था। तो अब इसी का इन्हीं 13 पॉइंट का वो कह रहा है व्हाट वैल्यू विल एडेड। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है कि आप इसको किस तरह से रिप्लाई करेंगे। तो जब आप ये बताएंगे कि ये 1 to 13 एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि नीड किस तरह से वैल्यू ऐड करती है, मार्केट सोर्स जब करते हैं तो क्या वैल्यू ऐड होती है, स्ट्रेटजी जब बनाते हैं तो क्या वैल्यू ऐड होती है। तो अब पॉइंट वही हैं सेम 13 पॉइंट, लेकिन अब हम इनको इस नज़र से देखेंगे कि ये वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं। तो नंबर 1 है नीड्स। इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर मेट एंड रिड्यूस नीड फॉर रिक्रूट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आर मिस इंटरप्रेट, सेव टाइम। जब आप देखते हैं कि नीड्स के ऊपर आपने जो वर्क किया है, अगर वो प्रॉपर वर्क है तो आपका टाइम से हो गया, अगर नहीं आपने प्रॉपर वर्क किया तो आपको दोबारा से काम करना पड़ेगा क्योंकि आप एक रॉन्ग प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेंगे। तो अगर आपने प्रॉपर उसके ऊपर वर्क किया है, उसकी स्पेसिफिकेशन को फाइंड किया है और सप्लायर की स्पेसिफिकेशन से मैच किया है, तो ये वैल्यू एडिशन है आपकी प्रोक्योरमेंट में, क्योंकि आपने एक फिक्स टाइम के अंदर ये सारा प्रोसेस करके उस आइटम को जब एंड यूज़र को दिया तो उसने सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई की कि ठीक है मुझे यही चाहिए थी। तो ये जो उसकी नीड्स पूरी हो गई है तो ये आपकी वैल्यू एडिशन है। तो इस तरह से हम जो नीड्स वाला टॉप पॉइंट है उसको कहेंगे कि अगर हमने नीड्स को प्रॉपरली वर्कआउट करके एंड यूज़र को चीज़ दे दी तो ये हमने वैल्यू एडिशन की। लेकिन अगर आपने नहीं की तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा, वो आइटम जो है वापस चली जाएगी, फिर आप नई कोटेशन मांगेंगे, फिर कंपैरिजन होगा, फिर सारा प्रोसेस होगा, तो सब रिसोर्सेज और टाइम वेस्ट होगा। तो ये वैल्यू एडिशन नहीं है। ऐसे मार्केट स्टडी है रिसर्च विच मेथड मेक और बाय अचीव द लोएस्ट कॉस्ट। अगर आप मार्केट स्टडी नहीं करते तो आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये हमें इन हाउस बनानी है या प्रोक्योर करनी है। तो अगर आप प्रोक्योर कर लेते हैं और इन हाउस बनाने में आपको कम कॉस्ट आती है तो इसका मतलब कि आपने ज़्यादा कॉस्ट पे कर दी, तो आपने कोई वैल्यू एडिशन नहीं की। लेकिन अगर आप एक गुड डिसीजन लेते हैं, स्टडी करते हैं मार्केट को और देखते हैं कि नहीं ये तो ख़रीदने से बेहतर है ख़ुद बनवा ली जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक रेंट ए कार कंपनी है, उसके पास 200-400 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वो अपनी वर्कशॉप बना के उन गाड़ियों को खुद ही वहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस कर ले, उनकी ओवरहॉलिंग कर ले, उनका ऑयल वगैरह चेंज कर ले, टायर चेंज कर ले, या कि वो इतनी गाड़ियों के लिए बाहर कुछ वेंडर सोर्स करे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करे वर्कशॉप से कि भी हमारी गाड़ी जब भी ख़राब होगी, जब भी इसको ऑयल चेंज की ज़रूरत है, जब भी टायर चेंज की ज़रूरत है, तो हम आपके पास भिजवाएंगे, आप करके अपना बिल चार्ज कर लीजिएगा। तो अब जब इस तरह की स्टडी आप मार्केट में करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, अगर हम कुछ मैकेनिक अपने खुद वर्कशॉप बना के अपनी प्रेमिसेस में उनको रख लें, लोगों को हायर कर लें और कुछ टूल्स उनको दे दें जो रिक्वायर्ड हैं, तो हम ये सारी चीज़ें सर्विसेज खुद ही कर सकते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अब अगर तो आप एक गुड डिसीजन लेते हैं जिसके ऊपर कॉस्ट सेविंग होती है तो इसका मतलब ये वैल्यू एडिशन है। अगर आप इस तरह का डिसीजन नहीं करते और अफरा तफरी में जल्दी में रॉन्ग डिसीजन करके उसको मार्केट से ख़रीद लेते हैं या मार्केट से सस्ता पड़ता है और आप ख़ुद बनाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब कि आपने कोई वैल्यू एडिशन नहीं की और ये रॉन्ग डिसीजन था, तो इससे कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। तो वैल्यू ऐड उसी वक्त होगी जब आप प्रॉपर मार्केट को स्टडी करके उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन करेंगे जहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है।
डेवलप ए स्ट्रेटजी, इससे वैल्यू कैसे ऐड होती है स्ट्रेटजी से? तो इससे वैल्यू ऐड करना, सेव टाइम एंड इंश्योर कन्फॉर्मेंस बाय यूजिंग सप्लायर दैट फिट विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। डॉक्यूमेंटेशन आपकी जब सप्लायर के साथ जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होते हैं उस पर बेस कर रहे होते हैं कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है वो कितना एग्जैक्टली आपकी फेवर में है। तो अगर वो फेवर में नहीं हो और बाद में किसी भी किस्म का कि लिटिगेशन जाती है कोर्ट में और उसमें आपका जो टाइम और मनी वेस्ट होगी, उससे कोई वैल्यूडेशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप की डॉक्यूमेंटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सप्लायर से डिस्प्यूट होता भी है तो वो सप्लायर आपसे म्यूचुअली कुछ डिस्कशन करके उसको रिमूव कर देता है, फॉल्ट को रिमूव कर देता है, डिस्क्रिपेंसी को रिमूव कर देता है, उस ट्रांजैक्शन को आगे लेके जाता है, तो इसका मतलब आपने वैल्यूडेशन की। आपके डॉक्यूमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जब आपने सप्लायर के सामने रखा कि भाई ये आपका फॉल्ट है, हमने तो ये लिखा था, आपने ये किया, तो ये आपकी गलती है, आप इसको मानें और इसको देखें जो भी करना है ताकि हम आगे चलें और नेक्स्ट हम कोई सिस्टम बनाते हैं ताकि ये गलती ना हो। और सप्लायर इस बात को मान लेता है और उसको एग्री करता है और आगे लेके चलता है। तो इसका मतलब ये वैल्यूडेशन है। आपने बगैर किसी टाइम वेस्ट किए, बगैर मनी वेस्ट किए, किसी लिटिगेशन में जाए बगैर, अपने जो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन की हुई थी जिनके ऊपर आपके सप्लायर ने यस किया कि हाँ ठीक है मेरी गलती है, आपके डॉक्यूमेंट्स में तो वाकई वही कुछ है जो आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन आपको वैल्यूडेशन देंगे अगर उसको प्रॉपरली वर्कआउट किया हुआ है। नेक्स्ट है प्री प्रोक्योरमेंट। प्री प्रोक्योरमेंट आपको वही कि वैल्यू, बेसिकली ये सब चीज़ें वही हैं जो पीछे, मतलब हमने इनको इस नज़र से देखना है कि ये क्या, इससे वैल्यूडेशन क्या हो रही है। इन चीज़ों में इन जो 1 to 13 पॉइंट है इनमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो इसका मतलब कोई वैल्यूडेशन नहीं है। लेकिन अगर ये स्मूथली चलती हैं और अपने ट्रांजैक्शन को पूरा करके अपने आपके एंड यूज़र को सेटिस्फाइड कर देती हैं तो इसका मतलब कि ये वैल्यूडेशन है। यानी इन पॉइंट्स को, 13 पॉइंट्स को करेक्ट वे में चलते हुए पूरा हो जाना और आपकी कंपनी का सेटिस्फाइड होना उस ट्रांजैक्शन के ऊपर या जो गुड्स आई हैं, सर्विसेज आई हैं, उनके ऊपर मुतमईन होना कि हाँ ठीक है भी हमें यही चाहिए था, तो ये वैल्यूडेशन है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में मैं बस थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ कि प्री प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है ये आपको किसी बड़े हादसे से बचा सकता है, किसी बड़े लॉस से बचा सकता है। आप एक छोटा सैंपल परचेज़ करके उसकी जो भी प्रॉब्लम है उनको एवेलुएट कर सकते हैं और उसके बाद बड़ी बाइंग के लिए डिसीजन कर सकते हैं कि क्या हमने इस सप्लायर के साथ जाना है या नहीं जाना। RFQ और ITT। अच्छा, नेक्स्ट है डेवलप डॉक्यूमेंटेशन। मेरे ख्याल में कुछ ऊपर नीचे कर गया, तो डॉक्यूमेंटेशन भी डिस्कस हो गया। RFQ में आपका ए फर्दर वे टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन टू हेल्प अचीव द करेक्ट शॉर्ट लिस्टेड सप्लायर, टाइम इज सेव इन द लॉन्ग टर्म। ए फर्दर वे टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन टू हेल्प अचीव द करेक्ट शॉर्ट लिस्टेड सप्लायर। सर जो आपकी RFQ है ये आपके सप्लायर सिलेक्शन में मदद देती है कि आपने इनमें से किसको फाइनल करना है। जैसे कि बताया था कि जो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी है वो आप जो भी कोटेशंस हैं उसको जब बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी के फैक्टर पे अप्लाई करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि किस कोटेशन को हमने फाइनल करना है। यानी एक तो लोअर प्राइस है कि जी ये 3 प्राइसेस हैं, इसमें ये लोएस्ट है तो इसको हम फाइनल कर लेते हैं। ये जनरल आइटम का कंसेप्ट है जहाँ पे आपने कोई नॉमिनल प्राइस वाली ऑर्डनरी चीज़ें लेनी होती हैं जो जनरल आइटम होती हैं, जैसे स्टेशनरी है, जैसे IT की आइटम है, या जो कॉमनली यूज़ होती हैं, लो प्राइस और कॉमनली यूजेबल। तो वहाँ पे आप 2-3 कोटेशन लेते हैं, 3 लेते हैं और उसमें से जो लोएस्ट है उसको ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन जब आप यही प्रोसेस किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर करते हैं, रॉ मटेरियल के ऊपर, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट के ऊपर कर रहे होते हैं, तो फिर आप सिर्फ लोएस्ट प्राइस नहीं देख रहे होते, फिर जो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी के फैक्टर हैं उसको अप्लाई करके देख रहे हैं। जैसे आपने गाड़ी लेनी है तो आप उसकी टोटल लाइफ को देखेंगे, कितना पेट्रोल लगेगा, कितना डीजल कंज्यूम करेगी, कितने अरसे में इसकी सर्विसेज आएंगी,
माइलेज क्या है पेट्रोल की वगैरह वगैरह, तो वो सब चीज़ें काउंट होती हैं उसकी। सिर्फ ये नहीं कि जी ये गाड़ी लोएस्ट प्राइस की है तो इसको ले लें, तो लोअर प्राइस वहाँ पे कुछ नहीं होगी, वहाँ पे उसकी टोटल जो उसकी वैल्यू ऑफ मनी है, जो उसका लाइफ साइकिल है उस प्रोडक्ट का, उसको कंसिडर किया जाएगा। सप्लायर सिलेक्शन, इसमें वैल्यूडेशन ये है कि अगर आप गलत सप्लायर को ऐड कर लेते हैं तो आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई एथिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई सप्लाई के प्रॉब्लम हो सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो वो सारे प्रॉब्लम जो सप्लायर से आपको फेस करने पड़ेंगे बाद में, उससे बचने के लिए आप बिफोर टाइम सप्लायर सिलेक्शन से पहले ही वो सब चीज़ें एवेलुएट करते हैं, जाके इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं, ताकि इन प्रॉब्लम से बचा जाए। कि जैसे अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस है किसी सप्लायर से कि इसके साथ हमें सर्विसेज में प्रॉब्लम आया, इसने इक्विपमेंट दे दिया, इसने मशीनरी तो दे दी, लेकिन जब सर्विसेज की बारी आई तो ये भाग गया या इसने डिले किया या कुछ भी, तो अब आप नेक्स्ट जब कोई सिमिलर टाइप का इक्विपमेंट लेने जाएंगे तो फिर आप केयरफुल होंगे कि नहीं भाई अब हमने इस सप्लायर जितने भी सप्लायर हैं उनको इस तरह से देखना है ताकि सर्विस के टाइम पे ये ना हो कि इक्विपमेंट देखे तो ये भी वही कुछ करें जो पहले सप्लायर ने किया था। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ें डिफ़ाइन कर लेते हैं कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए सप्लायर सिलेक्शन से पहले, ताकि एग्जैक्टली वो जो बेस्ट सप्लायर है वही मिले। तो ये भी वैल्यू एडिशन है। RFQ ITT increase the number of suitable supplier by opening up the need with a view to receive the most cost effective response। RFQ का प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि आपका एक तो फेयर ट्रांजैक्शन हो, फेयर कंपटीशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों जो कि उसके रिलेटेड हैं। जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो उनकी प्राइसेस से आपको आइडिया हो जाएगा कि प्राइसेस किस तरह से फ्लक्चुएट कर रही हैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट क्या क्या उनकी परसेंटेज है, रेशो है, लोग किस तरह से कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा, अगर आप 3 सप्लायर से लेते हैं तो एक की हायर होगी, एक की मीडियम होगी, एक की लोअर होगी, तो इन 3 ऑप्शन के अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो लेकिन अगर आप 3 से ज़्यादा लेंगे तो हो सकता है कि 2 लोअर साइड पे हो, एक हायर हो, एक मीडियम हो, मिडल में हो, या 2 हायर पे हो, एक मिडल में हो, एक लोअर पे हो। तो जितने ज़्यादा सप्लायर्स होंगे आपकी जो कर्व आएगा प्राइसेस का वो एक ज़्यादा इफेक्टिव होगा और आपको डिसीजन करने में आसानी होगी कि मुझे किस जगह पे मेरी जो बाइंग है वो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी अचीव कर रही है। बिड टेंडर कोटेशन वैल्यूएशन जो कंपैरिजन होता है, इससे आप किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एवेल्यूएशन एंड कंपैरिजन ऑफ सप्लायर ऑफर रिजल्ट इन सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको वही सेम ऊपर वाला जो आपको बताया RFQ के आप जितने ज़्यादा सप्लायर होंगे आपका कर्व जो है प्राइसेस का वो बड़ा होगा और आपको उससे बेहतर सिलेक्शन होगी। कंट्रैक्ट अवार्ड सेव टाइम कंपेयर्ड विद स्पॉट बाइंग, इंश्योर गुड्स आर सोर्स अगेंस्ट ऑनगोइंग नीड्स। कंट्रैक्ट अवार्ड से आपको टाइम इस तरह से सेव हो सकता है कि जब भी आप नेक्स्ट जो रिपीट ऑर्डर्स होते हैं उनमें आसानी हो जाती है, आपका टाइम सेव हो जाता है ट्रांजैक्शन करने का। आपके पास जो भी पीछे रिपीट ऑर्डर मतलब अगर सेम प्रोडक्ट आती है तो आप उसके ऊपर रिपीट कर सकते हैं कि आप दोबारा से पूरी ट्रांजैक्शन को 1 to 13 पॉइंट से ना गुजारें बल्कि उसी सप्लायर के पिछले PO को खोलें और उसको रिपीट ऑर्डर कर दें। तो ये भी वैल्यू एडिशन है, यानी रिपीट ऑर्डर में जो आप टाइम सेव कर रहे हैं, रिसोर्सेज सेव कर रहे हैं, ये वैल्यू एडिशन है। मकसद कहने का ये है। उसके बाद है कंट्रैक्ट और सप्लायर मैनेजमेंट। डेवलप रिलेशनशिप विच इंक्रीज द चांसेस ऑफ इनोवेटिव चेंज मैनेजमेंट एंड ट्रस्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आप सप्लायर से जो चीज़ें चेंज करवाना चाहते हैं, जो मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, इनोवेशन कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ R&D में उसके साथ मिल के काम करना चाहते हैं, तो ये सब चांसेस अवेलेबल होते हैं। आप अपने जो रिलेशनशिप में लोग होते हैं, रिलेशनशिप में जो सप्लायर्स होते हैं उनके साथ मिल के काम कर सकते हैं। जबकि जो वेंडर मैनेजमेंट होती है वहाँ पे आप सिर्फ परचेज़ करते हैं, चीज़ लेते हैं, पेमेंट करते हैं
और खुदा हाफिज़ कहते हैं, उसके बाद उससे कोई तल्लक नहीं रहता। लेकिन जो रिलेशनशिप में होते हैं सप्लायर्स, आपके रॉ मटेरियल के, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह के, बड़ी बाइंग के, तो वहाँ पे आप म्यूचुअली इंटरेस्ट होता है दोनों पार्टियों का, तो वहाँ पे आप मिल के काम करके तो कुछ भी चीज़ें इम्प्रूवमेंट में भी लेके जा सकते हैं, चेंज में भी ले के जा सकते हैं, और ये भी वैल्यू एडिशन है। तो इस तरह से ये जो 1 से 13 पॉइंट हैं और 3 स्टेजेस ऑफ सोर्सिंग प्रोसेस हैं, वो उनको आप अगर बेहतर वर्कआउट करते हैं तो वो जो वैल्यू एडिशन करेंगी वो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बोल दिया। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक जो चैप्टर है, नहीं चैप्टर अगला नहीं है, चैप्टर 2 ही है, 2.3। तो ये 2.2 था, 2.3 स्टार्ट करेंगे। ये है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के मतलब, हाउ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सोर्सिंग प्रोसेस। सोर्सिंग प्रोसेस ही चल रहा है, तो सोर्सिंग प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू आप किस तरह से देखते हैं, तो इसके मतलब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। और इसमें फिर ई ऑर्डरिंग है, ई सोर्सिंग है, और इस तरह से बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।